देखिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्या भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक। इसमें हम लोग कारक को पिछले क्लास में देखे थे, ऐसी कुछ बात नहीं कि हम लोग कारक नहीं देखें, कारक हम देखें, पूरा जलवायु के बारे में देखें, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में स्पेशल देख रहे हैं, भारत के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं, भारत का। कर्क, देखिए उसमें सबसे पहला क्या देखेंगे, अक्षांश, ऊंचाई, आगे और भी है। कर्क वृत्त, हाँ सर, तो अक्षांश, अक्षांश क्या है, देखिए कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है ना। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। आप जानते हैं कर्क रेखा किधर से गुजरती, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में कहाँ तक, मणिपुर। गुजरात के एक जगह क्या है, रण, कच्छ में रन है वहाँ पे। तो कच्छ जो है, कच्छ भारत की सबसे बड़ा जिला है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, जिला, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो अगर देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कर्क रेखा के आधा भाग क्या दक्षिण में स्थित है ना, भारत है। भारत जो है आधा भाग कर्क रेखा के क्या ऊपर में, उत्तर में, और आधा भाग किधर, दक्षिण में, ऐसे स्थित है। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। दोनों की जलवायु क्या है, दोनों की विशेषताएं है ना, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों की जो है विशेषताएं उपस्थित है। जैसे मान लिए उपोष्ण ठंड मैंने गर्मी भी लगेगा, और क्या है ना, उपोष्ण मैंने कि उष्ण मैंने गर्मी, और उपोष्ण में क्या आपको ठंडा गर्मी सब मिला के, मतलब दोनों, यानी कि सब कुछ यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है ना। इसी कारण से ऊंचाई की बात, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई लगभग कितना मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है ना। क्या बताया जा रहा है ना, हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ना ये सब चीज़, देखिए जो दूसरा चैप्टर यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा है ना, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि मतलब दिक्कत क्या आएगी उसको, मतलब उतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा। समझ में सब कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन आधा अधूरा टाइप का लगेगा। उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर, ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तटीय क्षेत्र माने क्या, किसका, कौन सा, समुद्र के किनारे, जो उसको बोलते तटीय क्षेत्र, या समतल मारेंगे गधे कहीं के, ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई लगभग कितना मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अब देखिए हिमालय में, देखिए यहाँ पे भारत में इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन हिमालय है, इस वजह से कामना करो कि भारत में उस वजह से ठंडा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल देखते हैं हम लोग, वैसे नहीं ठंडा है, ये कोनो दिक्कत है, ठंडा से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, वही एक दो बूढ़ा बूढ़ी अलग मैटर है, समझे कि नहीं, तनी सन ज़्यादा। और वह सब ज़्यादा दिन बच के क्या करेंगे, दिक्कत है, उन लोगों को भी दिक्कत है। बूढ़ा बुजुर्ग जिनका दादा दादी ये सब चीज़ें, उन लोगों को क्या चीज़ नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देख रेख कीजिए, है ना। अब बचपन से बहुत दुख झेले हैं वो सब बुजुर्ग, उन लोग का बूढ़ा बुजुर्ग जो होंगे 70-80 साल के होंगे, वो सब बहुत दुखे झेले हैं, चाहे किन्हीं का परिवार का हो, ठीक है। उन लोग को अभी बुजुर्ग में है ना, कोई ज़्यादा कुछ बोल भी दिए हैं, देखिए बच्चा और बुजुर्ग क्या होता है, एक जैसा होता है, तो कुछ बोल भी देते हैं तो आप उनको उल्टा जवाब मत दीजिए, आराम से बिहेव कीजिए, है ना। कुछ समय, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो वे लोग दूसरे लोक में पधार जाएंगे, है कि नहीं। तो किन्हीं के भी दादा दादी हो, है ना, उनसे क्या करेंगे, प्यार। मम्मी भी है, आपके दादाजी का मम्मी है, कितना साल हो गया, अरे आपके
चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा थी हो गया जी, बढ़िया बात है। एज कितना होगा नहीं पता आपको? दादाजी का एज लगभग 70 साल हो गया। हाँ तो वही 20 साल बेसी होगा। आपके दादाजी सब कितने भाई थे? ये बड़े कि छोटे? बड़े। और फुआ मैंने यानी कि दादाजी की सिस्टर लोग? दादाजी का सिस्टर दो। वो सब भी दादाजी से बड़े कि छोटे? एक बड़ी है। तो बड़ी है तो दैट मीन्स तो भी मतलब लगभग 60-65 हुआ है आपके दादाजी का, तो उससे 20-25 साल तो बड़े होंगे ही। क्या 90 साल हुआ है? हालांकि 90 साल यानी मेरे दादाजी का हो गया 95-96 साल 95-96 हो गया। डंडा लेके नहीं चलती है। चलिए बहुत अच्छा। अब उनका देख रेख कीजिए, ठंडा में रहना चाहिए, तंदुरुस्त रखिए। बुजुर्ग हैं वो सब झेले हैं, दादाजी सभी झेले होंगे। अब दादाजी की मम्मी है तो उनको भी सेवा कीजिए। कोई तकलीफ वकलीफ नहीं देते हैं? कोई तकलीफ नहीं देते हैं आप लोग? न धमकाते उमकाते रहते हैं? हाँ तो ज़्यादा थी नहीं कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए है ना, सेवा करते रहिए। देखिए भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और इसमें क्या बोल रहा है, हिमालय जो है ठंडी हवाओं को आने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंडा क्या है, ठंड कम पड़ती है। ठंड क्या होती है, कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन, वायुदाब एवं क्या, पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। अब ये इसके कारण से क्या होता है, जलवायु तथा संबंधी मौसम जो है इसी कारण से होता है। जैसे वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। वायुदाब, वायु माने हवा की प्रेशर, और क्या, धरातल की पवनें। ऊपरी वायु परिसंचरण तथा एक जो तीसरा है वो क्या, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है ना। क्या बताया जा रहा है कि ये दक्षिण की ओर बहती है ना। इसे कोरियालिस बल के कारण, कौन सी बल के कारण, कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर, दाहिनी ओर क्या होकर, विक्षेपित होकर है ना, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। सामान्यतः इन वायु में, इन पवनों में क्या होती है, नमी की मात्रा बहुत कम है। नमी की मात्रा मतलब क्या होता है, मतलब सूखा हवा टाइप का लगेगा। जैसे हवा चलती है तो ऐसे लगता है कभी नमी टाइप का, ठंडा लगेगा। है ना। आप जैसे गर्मी का आप लोग हवा देखे ही होंगे, हवा को देखे नहीं मतलब महसूस किए ही होंगे, है ना। तो आप वहाँ से क्या आपको देखे एकदम पूरा एकदम सूखा लगता है। हवा जब चलती है तो हवा चलना एकदम नफरत होता है कि नहीं। वही शाम में चलता है तो उसमें थोड़ा नमी टाइप का लगता है कि नहीं। तो वो नमी जैसे जब ये हवा चलेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा नमी लगती है ना। आप खेत की ओर जाएंगे तो उसमें बहुत और हवा और ठंडी हवा लगेगी। ठीक है, नदी के साइड में जाएंगे ठंडी हवाएं और लगती है या नहीं लगती है। कभी महसूस किया है इस तरह से, कभी एंट्री किए हैं, कभी बाइक वाइक से जाते होंगे तो अचानक मतलब चल जा रहे हैं क्या, नदी की ओर जा रहे हैं या तो फिर खेत की ओर चल गए तो तुरंत हवा का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। कहाँ पे उत्पन्न होती है, स्थलीय भागों में उत्पन्न होती है और बहती है। तो स्थल भाग में जैसे नमी की मात्रा कम होती है, जो समुद्री भाग में रहे उस समय नमी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से देखिएगा आप लोग एक चीज़ कभी गौर किए होंगे, ये हवा और पवने पड़ रहे हैं तो सब चीज़ जानेंगे। पूर्वइया हवा और पछिया हवा सुने आप लोग, है ना। तो ये पूर्वइया हवा और पछिया हवा, पूर्वइया हवा में शरीर जो है एकदम चट लगता होगा। शरीर कैसे लगता है, चट काहे लगता है। ये देखिए हम लोग का माने कोई भी हवा में इस तरह लग सकता है। समुद्र के किनारे जिसमें रहिएगा उसमें लग जाएगा। ठीक है, देखिए इधर क्या है, ये हो गया जम्मू कश्मीर। इधर से ये क्या है ना, ये इधर आपका हम लोग का झारखंड इधर है, इधर समुद्री एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हवाएं उठती है जब, ठीक है, तो इधर नज़दीक हो जाता है झारखंड, झारखंड नज़दीक हो जाता है ना। तो उसे वो हवाएं जब उठती है पूरब, ये देखिए इधर राइट साइड को क्या कहते हैं, पूरब। इधर से हवाएं उठती है तो इधर इसको क्या कहेंगे, पूर्वी हवा कहते हैं, पूर्वी हवा कहते हैं। और इधर से क्या कहते हैं, पछुआ हवा कहते हैं हम लोग। और क्या कौन हवा कहते हैं, पछिया हवा कहते हैं, पछुआ हवा उसे कहा जाता है हिंदी। तो
इधर से जब बह के जाती है तो यहाँ से एकदम समुद्र है, तो समुद्र यहाँ से, तो यहाँ से बह के ना बहुत दूर है उनका राज्य, इस वजह से तब तक नमी सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इस वजह से वो सूखा सूखा लगता है। और इधर से जब हवाएं चलती है, ठीक है, इधर से हवाएं चलती है तो हम लोग करीब, ठीक है, इस वजह से हम लोग का कैसे लगने लगता है, शरीर एकदम सब चिपचिपाहट लगेगा, उमस टाइप का लगेगा क्या हो, बुझ पाए बात को? समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को? अब किसी को इधर पूरा पश्चिम भारत में आवे नगर मानचित्र में, मानचित्र देखने पहला चैप्टर में ही सीख गए हम लोग। कौन सा चैप्टर में सीखे? पहला चैप्टर में मानचित्र देखने, भूगोल, भूगोल माने यानी कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब समझना है और एकदम याद रखना है, समझना और क्या रखना है, याद रखना है। तो इसके लिए आपको मानचित्र याद रखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो यहाँ है वहाँ है, तो आप कोई देश का लड़ाई हो गया किसी से, चाहे कोई राज्य का दूसरे राज्य से लड़ाई हो गया, तो आप डायरेक्ट उसके करीबे वाला से ज़्यादा लड़ाई होगा। अब जैसे गांव में आप लोग कभी लड़ाई होता होगा तो बगलवे वाला से ज़्यादा लड़ाई होता होगा, गांव के दूसरा छोर वाला से लड़ाई नहीं होगा। समझे क्या नहीं समझे? बगलवे वाला से हो, चाचा से हो जाए, भतीजा से हो जाए, चाची से हो जाए, जो भी जैसे भी होता है या नहीं होता? बहुते होते रहता है जी, तो मज़ा आता है। देखिए अब इसलिए तो क्या, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न, तो ये स्थलीय भागों में उत्पन्न होती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होता है। अब जैसे स्थल भाग से हवा उत्पन्न होकर और जाएगी तो उसमें क्या वर्षा उस तरह से नहीं होगी, है ना, कम होती है, कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों, है ना। कोरियालिस बल किसको कहते हैं? कोरियालिस बल, इसको समझिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। घूर्णन के कारण एक आभासी बल होती है, उसको क्या कहा जाता है? कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। देखिए ये पूरा गोलार्ध है ना, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सो देखिए, है ना, कि इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में किधर? दाहिनी ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में किधर? बाईं ओर क्या होती है? पवनें विक्षेपित होती है ना, बहती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि फेरल का नियम किसे कहते हैं? फेरल का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, ये कोरियालिस बल। किसको? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी कहते हैं। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है ना। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक तरह से यूनिक, इस इतना बेस्ट, इतना बेहतरीन, इतना मस्त और कोई देश का नहीं है। समझे कि नहीं, है ना, एक यूनिक है, बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में क्या होता है? उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत विरुद्ध को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम पवनों के नाम से जाना, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर क्या करती है? वर्षा कराती है। कौन सी ये पवन वर्षा कराती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन जो है ना, वो क्या कराती है? जो भारत की मुख्य भूमि है उन जगहों पर क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। उन जगहों पर क्या करवाती है? वर्षा करवाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? शीत ऋतु नहीं, ऋतुएं। क्या देखेंगे? ऋतुएं, है ना। क्या देखेंगे? ऋतुएं। तो ऋतुएं है ना। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। एक ऋतु से दूसरा ऋतु में जाएंगे। अभी जैसे मान लिए कि शीत ऋतु है, ओए लिसन टू मी, व्हाई आर यू डिस्कसिंग टू ईच अदर। तो एक ऋतु से क्या दूसरी ऋतु में क्या होती है ना,
मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है मौसम में, ठीक है। जैसे इससे पहले आप देखे होंगे वर्षा ऋतु, बारिश होती, कोई दिक्कत नहीं, बारिश होती रहती है ना। कभी भी लगता था सर देखिए ज़्यादा शाम हो रहा है तो सुबह हो रहा है, ट्यूशन बारिश होने लगी तो घर नहीं जा पाएंगे, तो ये वो होने लगता है कि नहीं होता है ना। स्कूल आ गए तो बारिश हो रहा है तो हो ही रहा है, तेरी छूटेगा तब ना जाएंगे घर, तो बारिश हो रही। अभी ठंडा का आ गया, अलग है। तो एक ऋतु से दूसरा ऋतु में जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, है ना। कुछ क्या है, मानसून का आगमन और वापसी का क्या काल, ये 4 तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, सामान्य तरीके से। बाकी अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग, बुद्रू में 6 को पढ़ा, 6 को पढ़ा न, 6 की भी पढ़ा होगा। 4 प्रकार के विशेष है ना। शीत ऋतु, पहला क्या देखते हैं हम लोग, शीत ऋतु। ये क्या है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। कब तक रहती है, फरवरी। इस बात को आप लोग महसूस कर सकते हैं, ठंडा नवंबर से शुरू, नवंबर चल रहा है अभी, ये कब तक रहेगा, फरवरी तक, है कि नहीं, रहता है या नहीं रहता है ना। वही जैसे छठ पूजा से लगभग क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, छठ पूजा से ठंड शुरू हो जाती है, और फिर क्या सरस्वती पूजा में ख़त्म हो जाती है नहीं होता ऐसे, सरस्वती पूजा में ख़त्म हो जाती है, एक पूजा से शुरू, एक पूजा में ख़त्म, ठीक है। वही फरवरी में तो वो भी करता है पूजा, उसी के आसपास होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है ना। दक्षिण से कहाँ तक, उत्तर, उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान घटते जाएगा। आप लोग को बार बार कहा हूँ, मानचित्र याद रहेगा तो ये सब चीज़, ये सेंटेंस रटने की जरूरत पड़ेगा। बार बार कहा हूँ मैं, समुद्र की ओर क्या होगा, तापमान अधिक रहता है, ठंड का, तो उधर से इधर जितना जम्मू कश्मीर की ओर क्या होता है, ठंड ज़्यादा होती है। तो दक्षिण से यहाँ उत्तर की ओर गए तो तापमान क्या हुआ, घटा कि नहीं घटा। ये आप लोग का यदि मानचित्र याद है तो फिर वहीं से अपने आप समझ में आ गया, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको ये लाइन की जरूरत है आपको, आवश्यकता है नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना उत्तर जाते जाइएगा उतना ठंड ज़्यादा लगते जाएगी, ठीक है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। औसत तापमान चेन्नई में यदि हम बात करें, ठीक है, चेन्नई में, तमिलनाडु, चेन्नई, तो यहाँ पे क्या 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उत्तरी मैदान चल जाएंगे तो कितना डिग्री होता है, 10 से 15 डिग्री, है ना। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारापात सामान्य है। तुषारापात में तुषार गिरता है, ओस, कोहरा, कुआस, कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना। तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। और हिमालय के ऊपरी में क्या होता है, हिमपात, मैंने वहाँ बर्फ हुए गिरेगा टुकड़ा टुकड़ा। और उसके बाद गाना गावा, तुझे देखा तो ये जाना, क्या जाना कि ठंडा बहुत है आना बस यही, और क्या, तुझे देखा तो ये जाना, ठंडा बहुत है आना, समझे। अरे माइक के बाद तू कहाँ जाएगा भाया, इधर आया। देखिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो हिमपात होता है, तो ये हिमपात में बर्फ गिरते रहेगा टुकड़ा टुकड़ा। फिल्म में दिखाया बर्फ, वो ऐसे ही गिरते रहेगा आराम से। आप लोग भी जाइए कभी, एक आध फिल्म में शूट कीजिए। अब पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो वह घारा से खेता, खेता से घारा, ओकर बाद जब बिहान एक दिन नदी आदन चल जाए यार, की हो ओकर से बेसी ना हो तो ठीक है। वह बुतरुआ कदे स्कूलों ना देखे पारवीन जी, स्कूल कहाँ है, अपन बुतरुआ आगे स्कूल कहाँ है वो नहीं जान, कौन क्लास में पढ़ता वो नहीं जान गएगा, है ना। बहुत सारे गार्जियन कौन क्लास, जैसे मान लीजिए कि एक एक नाम से अब 4-4 5-5 गो स्टूडेंट हो गया, आपको बोल लिया अरे सर ये स्टूडेंट नहीं गया था कल, इसको ये दिक्कत है, अरे कौन क्लास, कौन क्लास में पढ़े रे तब इधर बोलते हैं। तो वैसे ही हो जाएगा आप लोग का। अपना इतना इससे तात्पर्य है कि आप इतना बिजी रहेंगे कि अपने बच्चों के कुछ भी अता पता नहीं रहेगा, ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो इस वजह से आप इतना फुर्सत रहने का प्रयास करेंगे तो वो फुर्सत तभी रह सकते हैं जब आप सरकारी नौकरी लीजिएगा, तभी जाके आराम से सोतेगा सरकारी मास्टर। हाँ क्या हुआ, ओह पढ़ा, अच्छा हाँ। तो बच्चों कोशिका का खोज छोड़ो, हटा, क्या पढ़ेगा आजकल पढ़ रही है ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, समझ की बात हो कि नहीं। सरकारी मास्टर आराम से सुतो, आराम करो, और घर में जाके बच्चा को इंग्लिश मीडियम का स्कूल में भेजो, प्राइवेट स्कूल में, है ना, क्या कि अपने आप में विश्वास, उतना भरोसा रहेगा नहीं,
है ना। बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजिएगा तब देखिएगा। हाँ ठीक बच्चा, पढ़ो पढ़ो, तब तो जानते रहो, फुर्सत है ना दिन भर, कोई ध्यान क्या, ठीक है ना। टीचर, जितने भी टीचर्स हैं जो कि आने वाले समय में टीचर बनेंगे, वो सब हाथ उठाएंगे जरा, उठाइए नहीं जी, ये ऐसा तो नहीं होता है ऐसे, अभी एको को हाथ नहीं उठ रहा है। अरे है, अरे उठाइए, रेज योर हैंड, उसमें बुराई को मैंने ऐसा कुछ थोड़ी है। कितने लोग पंदारे से हाथ उठाएंगे। टीचर का सबसे बड़ा पद होता है बाबू, आपको बता दूं मैं, एक ही टीचर है, बाकी कोई नहीं, सब टीचर बनेगा, छोड़ो, है ना। देखिए टीचर जो होता है ना, टीचर ही ऐसे है सर, एकदम मतलब कह सकते किन्हीं को, जिनको भी बनाए टीचर ही बनाए, चाहे वो प्रधानमंत्री को बनाए हो, चाहे किसको बनाए हो, है ना, IAS ऑफिसर बनाए हो, चाहे किन्हीं को भी बनाए हो, वो कौन बनाए, उनको टीचर बनाए। इस वजह से टीचर बहुत जरूरी है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, स्थल से किधर की ओर बहती है, तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। कहाँ पे होती है, तमिलनाडु क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। समुद्र से किधर बहती है, स्थल की ओर। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उचावच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है ना, तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। शीतकाल में मैदानों में क्या होती है, वर्षा। इस वजह से कभी कभी देखते होंगे कि ठंडा के दिनों में भी इधर क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है, ठंडा होने मैंने बारिश होने लगती है, तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है ना। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हमारे पास कितना बच जाता है, ये क्या है, ये कौन सा ऋतु हम लोग पढ़ा है, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु पढ़ लेंगे, ग्रीष्म ऋतु पढ़ना है, क्या है और है, मैप है दो पेज में। ज़्यादा है नहीं दो पेज, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, एक क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। अगले दिन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु। मानचित्र आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।